गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम अध्याय 12 प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे। हमने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश की घटना अपवर्तन, जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती हुई जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल से टकराकर वो विचलित हो जाती है, उसका पथ विचलित हो जाता है, या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। ये प्रकाश की घटना अपवर्तन कहलाती है। हमने अध्याय 11 में इसके बारे में भली भांति अध्ययन किया था। तो आज हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से इस अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। जो अपवर्तन के नियम है, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम है स्नेल का नियम। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम दूसरे माध्यम के प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के तुल्य होता है। तो उस सूत्र को हम स्नेल के नियम को इस हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या से सिद्ध करेंगे, निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। एक प्रकाश की किरण, प्रकाश स्रोत बहुत दूर रखा हुआ है, प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर पृथक्कारी तल, ये पृथक्कारी तल है, टकराती है और टकराने के बाद वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। उसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन वो विचलित हो गई, मुड़ गई, और मुड़कर वो अभिलंब की ओर झुक रही है। ऐसा हम मान रहे हैं कि वो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्रकाश का स्रोत बहुत दूर रखा हुआ है, इसलिए हम जो तरंगाग्र है उसको समतल तरंगाग्र मानेंगे। तो यहाँ पर एक तरंगाग्र दिखाया गया है, आपतित तरंगाग्र, जिसमें 2 किरणें हैं जो पृथक्कारी तल पर गिर रही हैं। देखिए, पहली किरण बिंदु ए पर गिरती है और गिरने के बाद वो मुड़ जाती है, मुड़कर वो ए डैश दिशा में चली जाती है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण उसी समतल तरंगाग्र की बिंदु बी डैश पर गिरती है, और बी डैश पर गिरकर वो पथ से विचलित होकर वो बी डैश से आगे चली जाती है दूसरे माध्यम में। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। ये आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है। ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, क्योंकि वो एक ही समतल तरंगाग्र की दोनों किरणें हैं, इसलिए दोनों के आपतन कोण और दोनों के अपवर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर माध्यम 1 अलग माध्यम है और माध्यम 2 अलग माध्यम है। दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होगा। माना माध्यम 1 में प्रकाश का वेग c1 है। कितना है? c1। और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग कितना है? c2 है। यहाँ पर ये दोनों प्रकाश के वेग अलग अलग हैं क्योंकि माध्यम अलग अलग हैं। परावर्तन की व्याख्या में माध्यम चेंज नहीं होता है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, इसलिए दोनों किरणों के लिए हमने प्रकाश का वेग c लिया था, आपतित और परावर्तित। लेकिन यहाँ आपतित किरण के लिए वेग c1 है और अपवर्तित किरण के लिए वेग c2 होगा, क्योंकि माध्यम परिवर्तित हो गए हैं। अब देखिए, हमने क्या किया कि बिंदु A से इस दूसरी किरण के ऊपर एक लंब डाला जो बिंदु B पर काटता है इसको, ठीक है। तो इस बिंदु B से पहले ये जो समतल तरंगाग्र है, इसकी दोनों किरणें समान हैं बिल्कुल, इनके अंदर कोई पथांतर नहीं है, इनके पथ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने बिंदु B डैश से एक लंब कहाँ डाला है? इस अपवर्तित किरण के ऊपर डाला है, जो पहली अपवर्तित किरण है उसके ऊपर डाला है जो बिंदु A डैश पर मिलता है। तो हम क्या देखते हैं कि जितने समय में पहली किरण बिंदु A से A डैश पर पहुंचेगी, जितने समय में, उतने ही समय में दूसरी किरण जो आपतित किरण है वो बिंदु B से B डैश पर पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि B से पहले और B डैश के बाद तरंगाग्र समान है, उनके बीच में कोई पथांतर है ही नहीं आपस में। तो जितने समय में किरण A से A डैश पर पहुंचेगी, उतने ही समय में दूसरी किरण बिंदु B से B डैश पर पहुंच जाएगी। समय समान है, ठीक है। अतः
हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, इन दूरियों के मान निकाल सकते हैं यहाँ पर कि इन किरणों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी कितनी होंगी, समय समान है। तो हम क्या देख रहे हैं, अतः चित्र से हम उसको भी जो मैंने बोला है उसको भी लिख सकते हैं यहाँ कि जितने समय में किरण A से A' पर पहुँचेगी, A से A' पर पहुँचेगी, उतने ही समय में किरण, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, B से B' पर पहुँच जाएगी। माना यह समय कितना है, माना यह समय T है। समय समान है, दूरी अलग अलग होंगी, ठीक है, क्योंकि माध्यम अलग अलग है। अतः चित्र से AA' दूरी AA' कितनी होगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। माध्यम 2 में चाल कितनी है, C2, समय कितना है T, तो कितना हो गया C2T। AA' माध्यम 2 में प्रकाश का वेग कितना है, C2 है। इसी प्रकार BB' कितनी होगी, BB', ये माध्यम 1 की बात है, B से B' तक चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, और चाल कितनी है C1 है, और समय कितना है T है। समय समान है, हमने लिखा है पहले ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा C1T, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। AA' कितनी आ गई C2T और BB' कितनी आ गई C1T, ठीक है। अब हम यहाँ से चित्र से 2 त्रिभुज ले रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, पहला त्रिभुज लिया मैंने AB' और दूसरा त्रिभुज ले रहा त्रिभुज B'। ये 2 त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ठीक है। इन 2 त्रिभुजों से देखिए आप, त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, ABB', ठीक है। इस त्रिभुज साइन आई मैं देख रहा हूं, साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया इस त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा है ABB', तो लंब हो गया BB' और कर्ण हो गया AB', ठीक है, लंब बटे कर्ण, समीकरण 3। और साइन R दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, कौन सा त्रिभुज है, AA', इस दूसरे त्रिभुज में मैं साइन R की वैल्यू देख रहा हूं, साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AA' और कर्ण कितना है AB', ये समीकरण 4 है, ठीक है। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे, हमें स्नेल का नियम पर पहुंचना है। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 4 का भाग देने पर तो देखते हैं हम, समीकरण 3 है साइन आई, समीकरण 4 है साइन आर। साइन आई का वैल्यू है BB' अपॉन AB', और समीकरण 4 से साइन आर का मान है AA' अपॉन AB', AA' अपॉन AB', ठीक है। AB' से AB' कैंसिल हो गया, क्या बचेगा BB' अपॉन AA', साइन आई अपॉन साइन आर। BB' का मान कितना है C1T, और AA' का मान कितना है C2T, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये किसके बराबर हो जाएगा, C1 अपॉन C2 के, ठीक है। यही तो स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम 1 में प्रकाश के वेग और माध्यम 2 में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है, जिससे दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्नेल का नियम है, ये स्नेल का नियम है। तो यहाँ से हमने हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्नेल के नियम को प्रतिपादित कर दिया है, और चित्र से हमें दिख भी रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। तो अपवर्तन के दोनों नियमों को हमने हाइगेन के तरंग सिद्धांत से सिद्ध कर दिया। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। धन्यवाद।